नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं हूं सुनील राठौर। जेल से आइए संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज से हम एक यूनिट की शुरुआत करने जा रहे हैं। यह यूनिट आपकी प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो वहां पर आपको यूनिट नंबर 7 में साइंस और आपका एनवायरनमेंट का विषय देखने को मिलेगा। तो साइंस और एनवायरनमेंट के अंतर्गत आप साइंस के अंतर्गत ही देखें तो आपको 3 खंड देखने को मिलते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। ठीक है, और एनवायरनमेंट में आपको एक बायोडाइवर्सिटी भी पढ़ना होता है, साथ में एनवायरनमेंट भी पढ़ना होता है। तो आज से हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो बायोलॉजी खंड के अंतर्गत बात करेंगे और उसी सिलेबस के अंतर्गत आपको एक हेडिंग दिखेगा, वहां पर आपको मानव शरीर की संरचना के बारे में एक पॉइंट देखने को मिलेगा सिलेबस में। उसी के अंतर्गत कई सारे टॉपिक होते हैं जिसकी चर्चा आज से हम करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक आपका मुख्यतः केंद्रित रहेगा श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित। ठीक है, तो मैं आपको यहां पर मेंशन करना चाहूंगा, आप प्री सिलेबस को अगर ध्यान रखें, प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रखें, तो प्रीलिम्स में आप यूनिट नंबर कौन सी, यूनिट नंबर 7, ठीक है, यूनिट नंबर 7 पढ़ रहे होंगे हमसे। और यहां पर आप जो देखेंगे तो वह होगा आपका विज्ञान और पर्यावरण। कौन सा? विज्ञान और पर्यावरण। ठीक है, तो विज्ञान और पर्यावरण। साथियों, जो ये क्लास आप देख रहे होंगे, ये क्लास हमारे जेएलसी संस्थान की ऑनलाइन क्लासेस है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ये आपका पेड कोर्स है जिसे आप जेएलसी आईएएस एमपीपीएससी के एप्लीकेशन पर जाकर खरीद सकते हैं। और यह वीडियो जैसा कि आप जेएलसी संस्थान के यूट्यूब चैनल पर अगर देख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका कंटिन्यूटी के रूप में प्राप्त होगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि यह आपका ऑनलाइन कोर्स है प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, जहां पर आपको मैं पढ़ा रहा होगा साइंस विषय के अंतर्गत कई सारी चीजें। तो देखिएगा, तो यूनिट नंबर 7 हम कवर करेंगे विज्ञान और पर्यावरण के साथ, और आज का जो आपका टॉपिक होगा वह होगा श्वसन तंत्र। तो देखते हैं श्वसन तंत्र से संबंधित कैसे प्रश्न आपके बन सकते हैं और यह सिलेबस का आपका कौन सा पॉइंट कवर करता हुआ चलेगा, मानव शरीर की संरचना। बात करते हैं श्वसन तंत्र के संदर्भ में। देखिएगा, सबसे पहले बात आती है कि सर श्वसन होता क्या है, श्वसन होता क्या है, यह होता क्या है, और साथ ही साथ में यह और बता दीजिए सर यह श्वसन होता कहां है, श्वसन होता कहां है और होता क्या है। ये दो प्रश्न का जवाब मिल गया तो आधे आपके डाउट तो वैसा ही क्लियर हो जाएंगे श्वसन को लेकर। देखिएगा, होता क्या है श्वसन, तो मैं कहूंगा जो आपका ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ही क्या कहलाता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ही कहलाता है आपका श्वसन। क्योंकि ग्लूकोज का जब ऑक्सीडाइजेशन होता है तो 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। ये 38 एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया के थ्रू हो रहा है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से। इसी ऑक्सीजन के जो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है। होता कहां है सर, ये और बता दीजिए। तो साथियों, ये होता है कोशिका के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में यह क्रिया संपन्न होती है। तो श्वसन क्या है और कहां होता है, चीजें एकदम स्पष्ट है। अब आगे हम बात करेंगे आखिर ये श्वसन है तो श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। ठीक है, श्वसन तंत्र में भाग लेने वाले प्रमुख अंग। ठीक है, अब श्वसन तंत्र में भाग लेने वाले प्रमुख अंग की बात कर लेते हैं, वो कौन कौन से। पहले हम डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम को देखिएगा अच्छे से, ध्यान से देखिएगा। ये आपका डायग्राम है, ठीक है, ये आपका डायग्राम है, ठीक है, ये आपका डायग्राम हो गया, ठीक है। देखिएगा, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है, ऊपर करते हैं तो कहाँ से हो जाएगा ये, देखिएगा, इसको ऊपर किसका देते हैं हम, चलिए इधर देखिएगा, यहाँ पे रख देते हैं, 1 मिनट रुकिएगा।
इसको इधर ले आते हैं, ठीक है, और इसको चलिए देखिएगा। फिर आगे जाकर ये पुनः 3 भागों में विभाजित हो जाएगी। इसी से जुड़ी होती है आपकी कुछ संरचना है, ठीक है। ये आपका एक लंग्स हो जाएगा, ठीक है, ये आपका एक लंग्स हो गया, ठीक है, मैंने एक लंग्स बना दिया। एक लंग्स आपका इधर की ओर है, ठीक है। देखिएगा, ठीक है, ये होती है आपकी नासिका, ठीक है, ये होती है आपकी ग्रसनी, ये है आपका श्वास नली, ठीक है, और ये हो जाएगी आपकी श्वसनी, और उसके बाद पुनः विभाजित होगी तो ये हो जाएगी आपकी क्या, श्वसनिका, और ये होती है आपकी कुपिका, ठीक है। देखिएगा, नोस्ट्री, ठीक है, नोस्ट्रियल, ग्रसनी मतलब आपका फेरिंग्स, फेरिंग्स के नीचे यहां पर एक स्वर यंत्र लगा होता है, इसे हम क्या बोलेंगे, स्वर यंत्र। स्वर यंत्र होता है आपका लेरिंग्स, लेरिंग्स के बाद आपका ये ट्रेकिया, ठीक है, ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया के बाद आपका ब्रोंची होता है, ब्रोंची होता है, ठीक है, ब्रोंची के बाद आपका ब्रोंचियल होता है, ब्रोंचियल, ठीक है, ब्रोंचियल के बाद आपका एल्वोली, ठीक है, एल्वियोली, ठीक है, तो एल्वियोली को कुपिका कहा जाता है। तो यहां पर देखिएगा, मैंने कहा नसिका से सांस अंदर की ओर जाती है, ग्रसनी ये कॉमन मार्ग होता है आपका, खाद्य पदार्थ एवं आपका हवा का ये कॉमन मार्ग होता है। उसके बाद श्वास नली में श्वास प्रवेश करती हैं, और इसी श्वास नली के ऊपर अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ढक्कन होता है, इस ढक्कन को बोला जाता है एपिग्लोटिस। क्या कहा जाता है, एपिग्लोटिस, ठीक है, एपिग्लोटिस कहा जाता है। इस एपिग्लोटिस से होकर यहाँ से हवा, ठीक है, हवा इधर से आ रही है आपकी, ये हवा इधर से इधर जाएगी, फिर इधर से इधर जाएगी, फिर सभी में पहुँचेगी, फिर कुपिका में पहुँच जाएगी, ठीक है। तो हवा ऐसे ही पहुँचती है आपकी, ठीक है, सभी जगह पहुँचेगी, दोनों फेफड़ों में पहुँचेगी। फिर आप बात करें, ग्रसनी कॉमन मार्ग हो गया, एपिग्लोटिस स्वर यंत्र होता है, ये स्वर प्रदान करता है। क्या करता है, स्वर प्रदान करता है, ध्वनि उत्पन्न करता है, कंपन करता है, स्वर उत्पन्न, ठीक है, स्वर उत्पन्न करता है आपका स्वर यंत्र, और कोई काम नहीं है। श्वास नली में एक उपास्थि वलय पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, उपास्थि वलय पाए जाते हैं, उपास्थि वलय। तो उपास्थि वलय का क्या काम करते हैं, उपास्थि वलय श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। श्वास नली का काम क्या हो गया, उपास्थि वलय पाए जाना, और उपास्थि वलय क्या होता है, ये श्वास नली को पिचकने से रोकता है। और ये आपका स्वर यंत्र को किससे, स्वर यंत्र जोड़ने का काम करता है, श्वास नली तथा आपके श्वास नली और ग्रसनी को जोड़ने का काम कौन करता है, स्वर यंत्र। फिर श्वास नली 2 भागों में, दोनों फेफड़ों में विभाजित होकर श्वसनी कहलाती है, श्वसनी पुनः विभाजित होकर श्वसनिका कहलाती है। श्वसनिका में कुपिका जुड़ी होती है, और कुपिका में क्या होता है, कुपिका में ध्यान रखिएगा, कुपिका के चारों ओर क्या पाया जाता है, कुपिका के चारों ओर रक्त वाहिका पाई जाती है। क्या कहा मैंने, कुपिका के चारों ओर क्या पाई जाती है, रक्त वाहिका पाई जाती है, ठीक है, जहां पर गैसों का विनिमय होता है। रक्त वाहिका के दोनों के मध्य क्या होता है, गैसों का विनिमय होता है, गैसों का विनिमय होता है। क्लियर हुआ। तो गैसों का विनिमय कहाँ हो रहा है, कुपिका तथा रक्त वाहिका के मध्य हो रहा है, जिससे कि आपका ऑक्सीजन कहाँ पहुंच जाएगी, ब्लड वेजल में चली जाएगी, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो कि आपका ब्लड वेजल में थी वो आपका कहाँ पहुंच जाएगी, कुपिका में, और कुपिका से होते हुए ये बाहर की ओर निकल जाएगी। इसी के नीचे यहाँ पर एक डायफ्राम होता है। क्या होता है, यहाँ पर एक डायफ्राम होता है। डायफ्राम का जब संकुचन होता है तो ये ऊपर की ओर बढ़ता है, ऊपर की ओर बढ़ने पर आयतन कम हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे कि हवा
हवा बाहर निकलती है, इसी को आप क्या बोलते हैं, एक्सोजेनिक बोलते हैं इसको, ठीक है, बाहर निकल रही एक्सोजेनिक, ठीक है। और जब अंदर की ओर आती है तो यह प्रसार हो जाता है, जिससे कि वॉल्यूम बढ़ जाता है, दाब कम हो जाता है। दाब कम होने से बाहर से अंदर की ओर वायु आ जाती है, इसी को आप क्या बोलते हैं, एंडोजेनिक, ठीक है। एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक दोनों ध्यान रखिएगा, अर्थात निःशोषण और उच्छ्वास, ठीक है, ये दो चीजें होती है। तो ये क्रियाविधि आपकी किसकी हो जाएगी, श्वसन तंत्र की प्रमुख क्रियाविधि, ठीक है। यहां पर हमने श्वसन तंत्र की क्रियाविधि को समझने का पूरी तरह से प्रयास किया, ठीक है। तो यहां तक चीजें एकदम स्पष्ट है। अब आगे की ओर देखेंगे, आगे जानेंगे कि यह जो आपका श्वसन तंत्र है, इसका वर्गीकरण या श्वसन तंत्र की क्रियाविधि को कैसे वर्गीकृत करते हैं, ठीक है। श्वसन तंत्र का वर्गीकरण, ठीक है। श्वसन तंत्र के वर्गीकरण को देखें तो आप इधर देखिएगा, श्वसन तंत्र के वर्गीकरण को एक होता है आपका बाह्य श्वसन, बाह्य श्वसन, एक होता है आपका गैसों का परिवहन, ठीक है, और एक होता है आपका आंतरिक श्वसन, आंतरिक श्वसन, ठीक है। बाह्य श्वसन में आपकी क्या चीजें होती हैं, इसमें दो चीजें, एक हो जाए आपका श्वासोच्छ्वास, ठीक है, श्वासोच्छ्वास, इसका मतलब श्वासोच्छ्वास को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रीथिंग, ठीक है, ब्रीथिंग, ठीक है। और एक होता है गैसों का विनिमय, गैसों का विनिमय, ठीक है। गैसों के परिवहन की बात करेंगे, आंतरिक श्वसन की बात करेंगे। श्वासोच्छ्वास भी दो प्रकार का, एक होता है आपका एंडोजेनिक और एक होता है एक्सोजेनिक, ठीक है, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। गैसों के विनिमय किस किस के मध्य होता है, कुपिका तथा रक्तवाहिका के मध्य, रक्तवाहिका के मध्य किसका होता है, ऑक्सीजन एवं CO2 का आदान प्रदान, इसी को हम बोलेंगे गैसों का विनिमय, ठीक है। गैसों का परिवहन रक्तवाहिका एवं अंगों के मध्य ऑक्सीजन तथा CO2 के प्रवाह को क्या कहा जाएगा, गैसों का परिवहन। मतलब यह है कि गैसों का परिवहन के लिए हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लाकर अंगों तक पहुंचाएगा और अंगों से CO2 ले जाकर आपका लंग्स तक पहुंचा देगा, हृदय बीच में आ जाएगा, हृदय से फिर लंग्स में पहुंचा देगा, तो गैसों का क्या हो जाएगा, परिवहन हो जाएगा। आंतरिक श्वसन की बात करें तो आंतरिक श्वसन आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है आपका आंतरिक श्वसन, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, किसका, ग्लूकोज का होता है ऑक्सीकरण, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, ऑक्सीडाइजेशन, ठीक है। तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो यहाँ पर CO2 प्लस जल बनकर निकलता है और साथ में आपकी 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। 38 ATP ऊर्जा का निर्माण ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से, उसी को आप बोलते हैं आंतरिक श्वसन, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में यह क्रिया पूर्ण होती है। तो देखिएगा, बाह्य श्वसन मतलब वायुमंडल से फेफड़ों के बीच गैसों का आदान प्रदान, बाह्य श्वसन। फिर मैंने कहा फेफड़ों तथा रक्तवाहिका के मध्य गैसों का आदान प्रदान, उसी को गैसों का परिवहन बोलेंगे, ठीक है, गैसों का विनिमय, सॉरी। और रक्तवाहिका के माध्यम से अंगों तक क्या जा रहा है आपका, ऑक्सीजन जा रहा है, तो गैसों का परिवहन हो रहा है। अब अंगों के द्वारा जब ऑक्सीजन का यूज किया जाएगा तो वह आपका ऑक्सीजन आंतरिक श्वसन होगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज जो होता है उसमें पाया जाने वाला ग्लूकोज, वह ग्लूकोज ऑक्सीजन का यूज करेगा, अर्थात ऑक्सीडाइजेशन करेगा, जिससे कि आपकी 38 ATP ऊर्जा का निर्माण हो जाएगा। तो साथियों, आज की क्लास में हमने श्वसन तंत्र की पूरी क्रियाविधि को समझा, जाना, और यह होता है आपका श्वसन तंत्र पूरा कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद में हम एक अगला टॉपिक आपको पाचन तंत्र के बारे में पढ़ाएंगे, जो मानव शरीर की संरचना के अंतर्गत देखा जाता है। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।